तो यदि आप जानते हैं कि विल और शैल से ही फ्यूचर को व्यक्त किया जाता है, तो यह सच है लेकिन पूर्ण सच नहीं है, क्योंकि फ्यूचर को व्यक्त करने के अन्य और भी तरीके हैं। तो आज इसी बात पर चर्चा होगी। हाय, आई माई सेल्फ आर के दुबे एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल आर के इलाहाबादी एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन माई चैनल। जैसा कि आप लोगों का जो ढेरों सारा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, वो यूट्यूब को भी महसूस हो रहा है। अब उनको 1K लिखना पड़ गया है और बड़ी खुशी की बात है। आप सभी लोगों को एक बार पुनः उस समर्थन के लिए और निरंतर जो हमारे बच्चे प्रयास कर रहे हैं पढ़ने वाले, उन सब के लिए ढेरों सारा धन्यवाद। आप कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। जरूरतमंदों तक मुझे जरूर पहुंचाने की कोशिश करिए, इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। फिलहाल आज का विषय वस्तु है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर का मतलब भविष्य, यानी अब फ्यूचर टेंस को यदि लेंगे तो भविष्य काल यानी आने वाले समयों में होने वाले कार्यों की बात होती है। यानी वह समय जो बीत गया उसकी बात नहीं, वह समय जो चल रहा उसकी बात नहीं, वह समय जो आने वाले समयों में आएगा उसमें होने वाले कार्यों का जिक्र किया जाता है। इसी को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। वस्तुतः आपको पढ़ाया गया होगा कि जिन फ्यूचर टेंस के बारे में बताया गया होगा कि फ्यूचर टेंस भी अन्य टेंसों की तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आप पढ़ेंगे। वस्तुतः आपको बहुत सारी बातें इसमें बताई गई होंगी, लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाएंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि फ्यूचर को व्यक्त करने का सिर्फ तरीका विल और शैल होता है। हम अन्य तरीकों के बारे में भी जानेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करके भी फ्यूचर टेंस बनाया जाता है, किस प्रकार का गोइंग टू का प्रयोग करके यानी इज एम आर के साथ गोइंग टू का प्रयोग करके किस प्रकार से फ्यूचर टेंस को बनाया जाता है। इस तरह से हम ढेरों सारी चीजें देखेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले वो बेस चीजें जानते हैं और लिख लिख कर बताते हैं। तो आज का विषय वस्तु है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इधर की लिखित चीजों पर अभी ध्यान नहीं देंगे, आगे यहाँ पर हम छोटी छोटी चीजों को बता दे रहे हैं, फिर इन चीजों पर चलते हैं। तो आज का विषय वस्तु है हमारा सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? फ्यूचर का मतलब भविष्य, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, टेंस का मतलब काल, यानी हिंदी में कहेंगे अनिश्चित भविष्यत काल। पहचान क्या होती है? जैसा कि आप लोग पढ़े भी हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाए होंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आए उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं या समझते हैं। तो ठीक है, यह भी एक तरीका है। जैसे वह स्कूल जाएगा यानी आने वाले समयों में जाने की क्रिया होगा। राधा क्रिकेट खेलेगी यानी आने वाले समयों में राधा के द्वारा क्रिकेट खेलने की क्रिया होगी। मीरा भोजन पकाएगी यानी आने वाले समयों में मीरा के द्वारा भोजन पकाने की प्रक्रिया होगी। मैंने कह दिया कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा यानी आने वाले समयों में मेरे द्वारा पढ़ाने की प्रक्रिया चलेगी। बहुत सारी चीजें जो आने वाले समय में होगी उसके लिए फ्यूचर टेंस यानी हिंदी वाले वाक्यों के अंत में आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाले वाक्य के अंत में ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाले वाक्य के अंत में गा, गी, गे शब्द। जैसे मैंने कह दिया कि राहुल क्रिकेट खेलेगा, गा, गी, गे। मीरा पत्र लिखेगी, गा, गी, गे। ठीक है ना? सुरेश गाना गाएगा यानी आने वाले समयों में गाना गाएगा। तो गा, गी, गे शब्द जो जिन वाक्यों के अंत में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं या समझते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार के वाक्य यदि हमारे सामने आ जाए तो किस प्रकार से हम इनका अनुवाद करते हैं? तो बहुत ही आसान है। यदि इस प्रकार के वाक्य आ जाएंगे, जैसे मैंने कह दिया मीरा पत्र लिखेगी, मीरा पत्र लिखेगी, मीरा पत्र लिखेगी। तो ध्यान दीजिएगा गागी गे आ गया। अब मीरा पत्र लिखेगी तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मीरा पत्र लिखे तो अंत में आप देखिएगा गागी गे आ गया यानी आने वाले समयों में कार्य होगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि आने वाले समयों में कार्य कब, कहां, कैसे होगा ये क्लियर नहीं है, और जो चीजें क्लियर नहीं होती हैं वो इंडेफिनिट में चली जाती हैं। जैसा कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाया था, इस आधार पर भी ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी आने वाले समयों में क्रिया कब, कहां, कैसे होगी, किसके लिए पत्र लिखेगी, क्यों लिखेगी, पत्र कहां लिखा जाएगा, ये सारी चीजें क्लियर नहीं है। बस इतना क्लियर है कि मीरा पत्र लिखेगी यानी आने वाले समयों में, तो आने वाला समय फ्यूचर, और कब क्रिया कैसे, कहां, क्यों होगा ये क्लियर नहीं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करने का नियम क्या होता है? बड़ा ही सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारा विल या शैल लगता है,
यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाते हैं, फिर मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, फिर अपना ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। इस प्रकार से इसका अनुवाद करने का नियम है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। तो ध्यान से समझने की बात है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शैल है। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? विल और शैल है। तो देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है हमारा। यदि सब्जेक्ट हमारा आई और वी हो तो उसके लिए शैल लगाते हैं, आई और वी के साथ शैल, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं यानी ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर है, यू है, सबके लिए विल। यानी बाकी सब्जेक्ट के लिए क्या लगाते हैं? एक सिंपल सी बात है, बाकी सब्जेक्ट के लिए विल। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न इंग्लिश में अब हर जगह विल का ही प्रयोग हो रहा है। शैल को वस्तुतः प्रयोग में नहीं लाया जाता मॉडर्न इंग्लिश में, लेकिन फिर भी आप जानने के लिए जानिए, आई और वी के साथ शैल, और बाकी सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? आई और वी को छोड़ दीजिए, यानी ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर आ गया, उसके बाद यू आ गया, दे आ गया, तथा अन्य कोई बहुवचन करता होगा, उन सब के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। तो एक बार पुनः सुनिएगा, आई और वी के साथ शैल, और बाकी के साथ, बाकी यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ विल लगेगा। तो मीरा पत्र लिखेगी, आप इसको अनुवाद कर लीजिए। यानी इसका अनुवाद क्या होगा? देखिएगा, मीरा पत्र लिखेगी तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मीरा। ओहो, मीरा। अब मीरा के साथ क्या लग जाएगा? चूंकि मीरा ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर है तो मीरा विल, मीरा विल, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर, यानी मीरा विल राइट अ लेटर, मीरा पत्र लिखेगी। मैं दौड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? आई। अब आई के साथ शैल लगता है, आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है, आई शैल रन। क्लियर? मीरा पत्र लिखेगी तो क्या बन गया? सब्जेक्ट पहले मीरा आ गया। अच्छा, विल और शैल में से कोई एक लगेगा, तो जाहिर सी बात है, मैं बता दिया हूं, आई और वी यहां रहता तब तो शैल लगता, अब बाकी के साथ क्या लग जाएगा? विल लग जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, मीरा लगा दिया, उसके बाद मीरा के लिए क्या लग जाएगा? विल लग जाएगा। शैल तो आई और वी के साथ केवल लगता है, हमेशा दिमाग में रखिए। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना यानी राइट, उसके बाद अ लेटर ऑब्जेक्ट। ये इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद मान लीजिए आ गया मीरा पत्र नहीं लिखेगी, तो कुछ नहीं करना है, मैंने पहले भी बता दिया है कि मेन वर्ब के पहले आप नॉट लगा दीजिए, यानी मीरा विल नॉट राइट अ लेटर। क्लियर है? यानी यदि आ गया मीरा पत्र नहीं लिखेगी तो मीरा विल, अब मेन वर्ब के पहले हमेशा नॉट लग जाता है। तो और कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगा देते हैं, बातें एक ही हैं, लेकिन आप ऐसे याद रखिएगा कि मेन वर्ब के पहले नॉट लगा देते हैं। कभी कभी इंट्रोगेटिव जब बनता है तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो लड़का लगे इंच से लेकर नापने की कहां बीच में आ रहा है, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। तो मीरा विल नॉट राइट अ लेटर। अब मान लीजिए ऐसे आ गया, क्या मीरा पत्र लिखेगी? कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब का कान पकड़िए और पहले लगा दीजिए और क्रम से सबको पीछे कर दीजिए, यानी विल पहले आ जाएगा, विल मीरा राइट अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या मीरा पत्र नहीं लिखेगी? विल को पहले ले आइए, विल मीरा, और मेन वर्ब के पहले नॉट लगा दीजिए, विल मीरा नॉट राइट अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से इसका इंट्रोगेटिव, असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस, किस प्रकार से असर्टिव का अफर्मेटिव, असर्टिव का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस प्रकार से बनते हैं, ये सारी चीजों को आपने देखा। एक चीज वस्तुतः पूछी जाती है, जैसे मान लीजिए मीरा पत्र लिखेगी, ये एक सिंपल सी बात है, आने वाले समय में मीरा पत्र लिखेगी, तो आपने लिख दिया मीरा विल राइट अ लेटर। लेकिन मान लीजिए ऐसे बात आ जाए कि मीरा पत्र अवश्य लिखेगी या मीरा पत्र लिखेगी ही, यानी बात में जोर दे दिया जाए, सेंटेंस को एम्फसाइज कर दिया जाए, यानी वहां बल लगा दिया जाए, तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो जस्ट उल्टा हो जाती है। ध्यान से समझिएगा, जब बात में बल दे दिया जाए, जैसे मैं दौड़ूंगा तो आई के साथ आपने क्या लगाया था? आई के साथ शैल लगाया था। आई और वी के साथ तो शैल लगता है ना, आई और वी के साथ शैल लगता है, और बाकी के साथ एक बार और देखिए, बाकी के साथ क्या लगता है? विल लगता है। यही आपने पढ़ा है ना। अब ध्यान दीजिए, यदि बात में बल दे दिया जाता है तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जस्ट उल्टा लग जाती है। जैसे मैं कह दिया कि मैं दौड़ूंगा तो आई शैल रन, एक सिंपल सी बात है, आई के साथ शैल लगता है। लेकिन वहीं ऐसे कह दिया कि मैं अवश्य दौड़ूंगा या मैं दौड़ूंगा ही, तो बात में बल दे दिया गया। और जब बात में बल दे दिया जाता है तो जहां आई और वी के साथ शैल लगता है, अब वहीं आई और वी के साथ विल लग जाएगा और बाकी के साथ शैल लग जाएगा। यानी अब कहेंगे आई विल रन,
यानी कहीं यदि लिखा है आई विल रन तो इसका मतलब मैं अवश्य दौड़ूंगा, और यदि कहीं लिखा गया है कि आई शैल रन तो इसका मतलब मैं दौड़ूंगा। जैसे मैंने कह दिया मीरा पत्र लिखेगी तो मीरा विल राइट अ लेटर, लेकिन आ गया कि मीरा पत्र अवश्य लिखेगी, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मीरा पत्र लिखेगी ही, तो कुछ नहीं करना है, बस जहां विल आया वहां शैल लगा दीजिए, यानी मीरा शैल राइट अ लेटर। यदि इसका मतलब यह है कि मीरा विल राइट अ लेटर, यह भी सही है, और मीरा शैल राइट अ लेटर, यह भी सही है। अंतर क्या है? अर्थ का अंतर है। जब आया है मीरा विल राइट अ लेटर तो इसका मतलब मीरा पत्र लिखेगी, लेकिन जब आ गया कि मीरा पत्र अवश्य लिखेगी तो इसी विल की जगह पर शैल लग जाएगा। यानी एक बार और समझिए, जब सेंटेंस में बल दे दिया जाता है यानी जोर लगा दिया जाता है, जोर का मतलब यह नहीं कि धक्का दे दिया जाता है, जोर लगाने का मतलब यह सेंटेंस को प्रेशराइज करना। जैसे मैंने कह दिया मैं स्कूल जाऊंगा, ये सिंपल सी बात है, आई शैल गो टू स्कूल, लेकिन मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा यानी बात में बल दे दिया गया। तो अब देखिए आई के साथ यहां शैल नहीं लगेगा, अब आई के साथ विल लग जाएगा, यानी आई विल गो टू स्कूल। तो इसका मतलब है आई के साथ शैल भी सही है, विल भी सही है। अब परिस्थिति है कि सेंटेंस में अर्थ कैसा है, अर्थ के अनुसार आप लगा देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि रवि गंगा में स्नान करेगा, तो रवि विल बाथ इन द गंगा, यानी रवि क्या है, आई और बी नहीं है, और आई बी नहीं है तो विल लग जाएगा, रवि विल बाथ इन द गंगा। लेकिन मैंने कह दिया कि रवि गंगा में स्नान अवश्य करेगा या रवि गंगा में स्नान करेगा ही, तो कुछ नहीं करना है। अब रवि की जगह के साथ विल की जगह पर शैल लगा दीजिए, यानी रवि शैल बाथ इन द गंगा। एक सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फ्यूचर टेंस का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, और आपने देख लिया कि किस प्रकार से आई और बी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी के साथ विल लगाते हैं, और किस प्रकार से यह भी देख लिया कि ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, यानी आई और बी के साथ विल भी लग जाता है और बाकी के साथ शैल लग जाता है जब बात में जोर दे दिया जाता है। तो इतना तो सभी टीचर पढ़ाते हैं। फिर हमारे साथ स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि जो आपने देखा है कि फ्यूचर टेंस का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, आपने अभी यही देखा है, बस गागी ये के साथ आपने कर लिया, बस फ्यूचर टेंस को आप खत्म कर देते हैं। लेकिन भैया फ्यूचर टेंस का आसमान बहुत बड़ा है, यानी मैं आते आते ही बताया हूं कि फ्यूचर टेंस का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ विल और शैल के साथ नहीं किया जाता है। फ्यूचर टेंस को व्यक्त करने के लिए और भी विधियां हैं। यानी अब फ्यूचर टेंस का मतलब समझिए, फ्यूचर का मतलब आने वाला समय, और आने वाले समय में होने वाला कार्य फ्यूचर टेंस है। तो सिंपल सी बात है, आने वाले समय में होने वाले कार्य को केवल हम विल और शैल से ही नहीं व्यक्त कर सकते हैं, और भी हमारे पास नियम है। और कौन कौन से नियम है, आइए इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्यूचर को विल और शैल के साथ यदि हम व्यक्त करते हैं तो किन किन परिदृश्यों में करते हैं। अभी अभी हमने विल और शैल को देखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, किन किन परिस्थितियों में करते हैं। तो सबसे पहली परिस्थिति सुनिए, यदि जो कार्य आने वाले समयों में होने जा रहा है, यदि उस कार्य को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, यानी ऐसे सुनिए कि जिन कार्यों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, यानी ऐसे कार्य भी होते हैं जो आने वाले समयों में तो होने जा रहे हैं, लेकिन उन कार्यों को हम नियंत्रित बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो उनका अनुवाद हमेशा और हमेशा फ्यूचर टेंस में होगा। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जिन कार्यों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, यानी ऐसे भी कार्य हैं दुनिया में जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, यानी रोक नहीं सकते हैं। तो जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जिनको रोक नहीं सकते हैं, भैया उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करिएगा। जैसे मैंने कह दिया कि अगले सप्ताह दिवाली मनाई जाएगी या अगले सप्ताह होली मनाई जाएगी, तो जाहिर सी बात है अब आप डंडा भंडा लेकर घूमते रहिए, अगला सप्ताह आ जाएगा, होली मनाई जाएगी, आप रोक इस प्रक्रिया को नहीं सकते। जैसे मैंने कह दिया कि राहुल कल 20 वर्ष का हो जाएगा, अब आप चाहे जितना डंडा राहुल को मारें, अगला दिन आएगा वह 20 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी क्रियाएं जिनको हम रोक नहीं सकते हैं, उनका अनुवाद हम फ्यूचर में करते हैं। तो देखिएगा, जिन क्रियाओं को हम रोक नहीं सकते हैं उनका अनुवाद हमेशा फ्यूचर में होगा। जैसे इट विल बी होली इन अ वीक, यानी एक सप्ताह में होली मनाई जाएगी या होली होगी। तो जाहिर सी बात है अब होली होगी, आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे आप कट्टा बंदूक कुछ भी लेकर घूमो भैया, लेकिन होली होगी, आप रोक नहीं पाएंगे। तो जिन क्रियाओं को हम रोक नहीं सकते हैं उनका अनुवाद हमेशा हमेशा के लिए याद रख लीजिए फ्यूचर टेंस में होता है, यानी इट विल बी होली इन अ वीक। अगला है रवि विल बी 10 years old नेक्स्ट डे, अगले दिन रवि 10 वर्ष का हो जाएगा। अब चाहे भैया आप कट्टा लेकर घूमो ना, बंदूक लेकर घूमो, चाहे जितना मारो, चाहे जितना घूसा मारो, चाहे जितना लात मारो, वो अगले दिन 10 वर्ष का होगा।
अब आप खुरापाती कहें जान से मार डाले, तो भैया जान से मार डाले तो फिर कृष्ण जन्म स्थान पहुंच जाएंगे। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, रवि विल बी 10 years old नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन रवि 10 वर्ष का हो जाएगा। तो होना तय है, आप इस प्रक्रिया को रोक बिल्कुल नहीं सकते हैं। तो जिन क्रियाओं को हम रोक नहीं सकते हैं उनका अनुवाद हम किस में करते हैं? फ्यूचर टेंस में। अगला देखिए कहां होता है फ्यूचर टेंस। जब बात करते समय हम कुछ आपसे बातें कर रहे हैं और उसी बात करते समय यदि हम कोई निर्णय लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब हम बात करते समय कुछ निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय का अनुवाद भी फ्यूचर टेंस में होता है। अब जैसे बात कर रहे हैं कि आपसे कि देखो भाई बहुत धूप है तो मैं एक छाता लूंगा, यानी आपसे बात कर रहे हैं कि देखो आज तो बहुत धूप है। अब बात करते समय निर्णय क्या लिया कि मैं एक छाता लूंगा। मैंने आपसे बात किया कि अरे ये तो वर्षा हो रही है और निर्णय ले लिया कि मैं एक छाता लूंगा, ठीक है ना। तो जब बात करते समय कोई निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय का अनुवाद, ध्यान दीजिएगा, उस निर्णय का अनुवाद फ्यूचर टेंस में करते हैं। देखिएगा, बात करने के समय जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय का अनुवाद हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। ये तो बात कर रहे हैं हम और आप मिले और आपने कहा कि अरे ये तो बहुत धूप है। हमने कहा हाँ भाई सूरज चमक रहा है, बहुत तेजी से चमक रहा है। तो मैंने कहा कि ऐसा ठीक है, सूरज चमक रहा है तो मैं एक छाता लूंगा। तो बात करने के समय मैंने एक निर्णय लिया, तो मैंने कहा निर्णय का अनुवाद, यानी जो निर्णय लिया कि आई विल टेक एन अम्ब्रेला, उस निर्णय का अनुवाद देखिए, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, ये किसमें बन गया? फ्यूचर में। मैं एक छाता लूंगा, आई के साथ सेल भी लगता है, विल भी लगता है, यानी मैं एक छाता अवश्य लूंगा। आगे देखिए, मैंने कह दिया आप और हम एक बाइक पर राइड करते हुए जा रहे थे, तो हमने कहा स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुको रुको रुको, मैं उससे मिलूंगा। इसका मतलब बात करते समय मैंने निर्णय लिया कि मैं उससे मिलूंगा। तो स्टॉप यानी रुक जाओ, आई विल मीट हर, मैं उससे मिलूंगा। तो जाहिर सी बात है, बात करते समय मैंने एक निर्णय लिया और जब बात करते समय हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसका अनुवाद हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। अगला देखिए, जब अगला तीसरा कहां फ्यूचर टेंस का नियम का प्रयोग होता है, तो जो कुछ भी हम सोचते हैं या जिस चीज पर विचार करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जिस चीज को हम सोचते हैं या जिस चीज पर विचार करते हैं कि ऐसा होगा आने वाले समयों में, उसका भी अनुवाद हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे मैंने कहा, अब क्रिकेट मैच चल रहा था, हम और आप चाय लेकर मैच देख रहे थे लाइव, तब तक आपने कहा अरे लगता है पाकिस्तान जीतेगा। मैं चुप, भारत मैच जीतेगा। हमने कहा कि भारत मैच जीतेगा, यानी मैं सोचता हूं कि भारत मैच जीतेगा, यानी आई थिंक इंडिया विल विन द मैच। तो ध्यान दीजिएगा, जो कुछ हम सोचते हैं या जो कुछ मानते हैं उसका अनुवाद फ्यूचर में होता है। आई थिंक यानी मैं सोचता हूं इंडिया विल विन द मैच, यानी भारत मैच जीतेगा। क्लियर है? तो जो कुछ हम सोचते हैं या विचार करते हैं उसका अनुवाद फ्यूचर टेंस में होता है। और कहां होता है? हाँ यही है, जैसे मैंने कह दिया मेरा विश्वास है कि वह पास हो जाएगा, यानी आई बिलीव ही विल पास। तो ध्यान दीजिएगा, जो कुछ हम सोचते हैं कि आने वाले समयों में ऐसा होगा उसका अनुवाद फ्यूचर टेंस में करते हैं। आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, कि भारत मैच जीतेगा। तो देखिए इंडिया विल विन द मैच लगा है। आई बिलीव मैं विश्वास करता हूं, यू विल गेट द फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास, यानी आप अपने क्लास में पहला स्थान पाओगे। यानी आई बिलीव मैं विश्वास करता हूं, आई एक्सेप्ट मैं इस चीज को स्वीकारता हूं, इट विल स्टॉप सून, कि यह जो तूफान है यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो जो कुछ भी हम सोचते हैं कि आने वाले समयों में ऐसा होगा, यानी मैं ऐसा स्वीकार करता हूं कि आने वाले समयों में तूफान जो है ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इट विल स्टॉप सून। जैसे आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं कि यू विल गेट द फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास, आप अपनी क्लास में पहला स्थान प्राप्त करोगे। तो जो कुछ हम सोचते हैं या विचारते हैं उसका अनुवाद हम फ्यूचर में करते हैं। इसी तरह से प्रोबेबली, संभवतः, ही विल कम, वह आएगा, तो आगे ही लिख देंगे ही विल कम। तो इन सब के साथ क्या होगा? फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा। तो क्या ये तो अभी विल और शैल का रहा। मैंने बताया है कि फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला ये तरीका है कि सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करके, और अभी तक आपने इसी को देखा है। अब ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर को व्यक्त करने का जो अगला तरीका है, हम गोइंग टू का प्रयोग करके, वो भी गोइंग टू का प्रयोग जानते हैं किस तरह से? इज एम आर के साथ। तो आप कहेंगे ये तो गुरुजी आप उल्टा फुल्टा बता रहे हैं। भैया हम उल्टा फुल्टा नहीं बता रहे हैं, इज एम आर के साथ गोइंग टू का प्रयोग करके भी फ्यूचर को व्यक्त किया जाता है। और कैसे किया जाता है आइए देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि कुछ वर्तमान में ऐसा परिदृश्य है
कि आप नौका पर सवार होकर जा रहे हैं। अब नौका पानी से भर रही है। अब वर्तमान में ऐसा परिदृश्य दिखाई देने लगा कि अब ये नौका डूबने जा रही है। तो वर्तमान में जब कुछ ऐसा घटित हो जो लक्षण बताए कि आने वाले समयों में ऐसा कार्य होने जा रहा है, अमुक कार्य होने जा रहा है, तो उसका अनुवाद हमेशा हम किस में करते हैं? फ्यूचर टेंस में करते हैं। और वो भी किसके साथ करते हैं? गोइंग टू के साथ करते हैं। जैसे मैंने कह दिया, द बोट इज फुल ऑफ वाटर, इट इज गोइंग टू सिंक, यानी परिदृश्य ऐसी बन गई है कि जो नौका है वो फुल हो गई है। किससे हो गई है? पानी से। ये नौका क्या हो गई है? पानी से भर गई है। तो जब नौका पानी से भर गई है तो ऐसे वातावरण का निर्माण हो गया है कि आने वाले समय में यह डूबने जा रही। तो जब वर्तमान में ऐसा घटना या परिदृश्य दिखाई दे कि जो आने वाले समयों में होने जा रही है कोई क्रिया, तो उस क्रिया का अनुवाद किस में करते हैं? फ्यूचर टेंस में। और वो भी किसके साथ करते हैं? इज एंड आर के साथ गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। गोइंग टू का, तो मैं कहा कि द बोट इज फुल ऑफ वाटर, यानी ये जो बोट है ये पानी से भर गया है। अब मैंने कहा इट इज गोइंग टू सिंक। क्या कहा? इट इज गोइंग टू सिंक। अब यह डूबने को जा रही है, अभी डूबी नहीं है, आने वाले समयों में डूबने जा रही है ना। तो आने वाला समय क्या है? फ्यूचर है। जैसे मैंने कह दिया, एग्जांपल और ले लिया, जब वर्तमान का वातावरण भविष्य को बताए, यानी एक और एग्जांपल ले लिया। जैसे मान लीजिए कि कोई नेहा नाम की औरत है जो प्रेग्नेंट है, यानी उनको बच्चा होने वाला है। तो जाहिर सी बात है वो लेडी प्रेग्नेंट है। तो अब ऐसा वातावरण बन गया है, दिखाई दे रहा है कि वो बच्चा होने वाला है। तो मैंने कह दिया कि नेहा इज गोइंग टू हैव अ बेबी, कि नेहा एक बच्चे को जन्म देने जा रही है। अभी दी नहीं है, अभी बच्चा उसके कोख में पल रहा है। तो नेहा एक बच्चे को जन्म देने जा रही है। तो वातावरण वर्तमान का यह बता रहा, वर्तमान की परिदृश्यां ऐसे बता रही, वर्तमान की उसके शारीरिक संरचना ऐसा बता रहा है कि आने वाले समय में वो नेहा जो है वो एक बच्चे को जन्म देने जा रही है, अभी जन्म दी नहीं है। तो आने वाले समय में कार्य होने जा रहा है, और आने वाले समय में होने वाला कार्य फ्यूचर को बताता है। और जाहिर सी बात है इसका प्रयोग हम गोइंग टू के साथ करेंगे, यानी नेहा इज एमआर के साथ मैंने बताया क्या करेंगे? गोइंग टू का प्रयोग कर देंगे। नेहा इज गोइंग टू हैव अ बेबी। जैसे मैंने कह दिया, आप 10th में पढ़े होंगे वो लेंचो वाला, यानी अ लेटर टू गॉड। अब लेंचो कहता है अपनी पत्नी से, लुक दोस क्लाउड्स, उन बादलों को देखो। क्या कहता है? बड़ा एक्साइटमेंट में आकर कहता है, लुक दोस क्लाउड्स, उन बादलों को देखो, दे आर गोइंग टू रेन, अब ये बरसने जा रहे हैं। यानी वर्तमान में कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि अब ये कार्य होने को ही जा रहा है। तो लुक दोस क्लाउड्स, उन बादलों को देखो, दे आर गोइंग टू रेन, अब ये बरसने जा रहे हैं, अभी बरसे नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, आने वाले समयों में बरसने जा रहे हैं। और जब आने वाले समयों में कोई कार्य होने जा रहा है तो वहां पर क्या होगा? गोइंग टू के साथ, यानी लुक दोस क्लाउड्स। अब लिख लीजिएगा, यहां जगह नहीं है, लुक दोस क्लाउड्स, दे आर गोइंग टू रेन। तो इस तरह से आप देखते हैं। जब अगला देखिए, बात करने के समय जब हम कुछ निर्णय लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप आए और आपका दिमाग सटका हुआ था, मैनेजर से झगड़ा हो गया था आपके ऑफिस में। तो आप आए, आपकी पत्नी ने बोला, तो फिर आप क्या करने जा रहे हैं, यानी अब क्या करेंगे? तो आप चूंकि किसी का बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो आपने कहा कि अब मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपने जॉब को छोड़ने जा रहा हूं, रिजाइन करने जा रहा हूं। यानी एक तो ऐसा बात करने के समय निर्णय ले चुके हैं, यानी बात करने के पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। यानी जब आपकी पत्नी पूछ रही है उसके पहले आप निर्णय लेकर बैठे हैं कि आई एम गोइंग टू रिजाइन माई जॉब। पत्नी ने पूछा कि भाई क्या मैटर है, तो आपने कहा ऐसा है, मैनेजर बहुत दुष्ट है और उसने ऐसा ऐसा बात बोला है। तो पत्नी ने कहा कि अब आप क्या करने जा रहे हैं? तो इसका मतलब आप निर्णय पहले ही लेकर बैठे हैं। आपने कहा आई एम गोइंग टू रिजाइन माई जॉब, मैं अपने जॉब को छोड़ने जा रहा हूं, यानी रिजाइन करने जा रहा हूं। तो जाहिर सी बात है अभी किए नहीं है, आने वाले समय में करने जा रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू रिजाइन माई जॉब आप लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप एक नए जगह पर जाकर बसे हैं और वहां के पड़ोसी बड़ा उदंड है और आपके साथ कुछ दिक्कतें कर दिए। तो आपका दोस्त आया, उसने कहा व्हाट विल यू डू इन दिस मैटर, यानी इस मैटर में तुम क्या करोगे? तो आपने कहा, चूंकि आप विनम्र हैं, आपने कहा कि मैं इस जगह को छोड़ने जा रहा हूं। आप एक जगह आकर बसे हैं, वहां के लोग आपको परेशान कर रहे हैं। तो आपके दोस्त ने पूछा कि अब आप क्या करोगे? तो आपने कहा कि आप चूंकि पहले ही निर्णय ले चुके हैं, आपने कहा कि मैं इस जगह को छोड़ने जा रहा हूं। तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू लीव दिस प्लेस।
तो देखो आप देखिए इज एम आर के साथ गोइंग टू का प्रयोग करके हम फ्यूचर बना रहे हैं, यानी अभी इस जगह को छोड़े नहीं है, आने वाले समय में छोड़ने जा रहे हैं। अब देखिए एक जगह और होता है गोइंग टू का प्रयोग, और गोइंग टू से फ्यूचर को बताया जाता है। जैसे जान लीजिए यदि वर्तमान में कोई कार्य जस्ट अभी होने ही जा रहा है, जैसे ट्रेन स्टार्ट हो गई है और ये स्टेशन को छोड़ने जा रही है, तो आप कहेंगे कि द ट्रेन इज गोइंग टू लीव द स्टेशन, यानी आप कहेंगे द ट्रेन इज गोइंग टू लीव द स्टेशन, यानी जो ट्रेन है वो स्टेशन को छोड़ने जा रही है, यानी जो क्रिया घटित होने जा रही है जस्ट आपके सामने ही घटित होने जा रही है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, फ्यूचर गोइंग टू के साथ बनाएंगे, यानी इज एम आर के साथ गोइंग टू का प्रयोग कर देंगे। और ध्यान दीजिएगा अबाउट टू, यानी इज एम आर के साथ अबाउट टू का प्रयोग करके भी फ्यूचर को बनाया जाता है। अबाउट टू जो होता है हिंदी में वाला है, वाली है, वाले हैं का अर्थ देता है। जैसे मैंने कह दिया वह स्कूल जाने वाला है, तो इसका मतलब है कि अभी गया तो नहीं है ना, आने वाले समयों में जाने वाला है ना, तो आने वाले समयों में होने वाला कार्य जाहिर सी बात है फ्यूचर है, तो आप कहेंगे ही इज अबाउट टू गो टू स्कूल। तो देखिए ही इज, देखिए आप ही यानी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, ही से की तरह सिंगुलर नंबर आई भी हो सकता है, वी यू दे तथा प्लुरल नंबर भी हो सकता है। आप कुछ नहीं करेंगे, इज एम आर के साथ अबाउट टू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी इज एम आर के साथ अबाउट टू का प्रयोग करके भी फ्यूचर टेंस को बनाया जाता है। हिंदी में वाला और वाली है, वाले हैं का अर्थ देते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि मोहन दौड़ने वाला है, तो मोहन इज अबाउट टू रन। मीरा पत्र लिखने वाली है, मीरा इज अबाउट टू राइट अ लेटर। मैं गाना गाने वाला हूं, तो आई एम अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, यानी अभी गाया नहीं हूं, आने वाले समय में गाने वाला हूं ना, तो जब आने वाले समय में गाना गाने वाला हूं तो वहां पर क्या हो जाएगा, इज एम आर के साथ अबाउट टू का प्रयोग आप कर देंगे और आसानी से इसको पूरा कर देंगे। और देखिए, और ये तो तरीका रहा, मैंने बताया कि फ्यूचर को बताने के लिए मुख्यतः तीन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला तो आपने सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से, दूसरा गोइंग टू का प्रयोग करके भी फ्यूचर को बताया जाता है, तीसरा आप देख लीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करके भी फ्यूचर टेंस को बताया जा सकता है। और ये कहाँ किया जाता है, थोड़ा आइए मेरे साथ देखिए, अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। यानी सिंपल प्रेजेंट का, देखिए यहां पर लिखा गया है, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करके भी हम फ्यूचर टेंस को बताते हैं। कैसे बताते हैं और किन परिस्थितियों में बताते हैं, ये देखिएगा। जैसे जब कोई कार्य आने वाले समयों में होने को है, आने वाले समयों में कार्य होने को है, लेकिन वह कार्य किसी समय सूची या सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा हो, यानी यदि कोई काम आने वाले समयों में होने को है, ठीक है, होने को है तो होने को है, लेकिन वह कार्य किसी सरकारी कार्यक्रम या किसी समय सूची का हिस्सा हो, तो उसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से फ्यूचर टेंस को बताया जाता है। जैसे मैंने कह दिया कि जो काठगोदाम एक्सप्रेस है या चौरी चौरा एक्सप्रेस है, ठीक है ना, वह 6 बजे जाएगी, 6 बजे जाएगी यानी आने वाले समयों में, तो आप कहेंगे चौरी चौरा एक्सप्रेस स्टार्ट्स, क्या कहेंगे, स्टार्ट्स एट 6 o'clock, यानी स्टार्ट्स लगाएंगे, मेन वर्ब में SIS लगा देंगे। जैसे मैंने कह दिया कि जो फिल्म है वह 6 बजे स्टार्ट होगी और 9 बजे खत्म होगी, तो फिल्म 6 बजे स्टार्ट होगी और 9 बजे खत्म होगी। तो जब कोई कार्य आने वाले समय में होने जा रहा है, आने वाले समय में होने जा रहा है, लेकिन वह कार्य किसी समय सूची, किसी सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा हो जाएगा, तो उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से करेंगे, यानी आप कहेंगे द फिल्म स्टार्ट्स, द फिल्म स्टार्ट्स, देखिए मेन वर्ब में SIS लगाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट, द फिल्म स्टार्ट्स एट 6 o'clock, एट 6 o'clock clock and finishes at 9 o'clock, ठीक है। तो मैंने कहा था फिल्म स्टार्ट्स का मतलब शुरू होगी, देखिए फिल्म 6 बजे शुरू होगी और 9 बजे खत्म होगी, तो फिल्म जो 6 बजे शुरू होगी और 9 बजे खत्म होगी तो आने वाले समय में होगी ना, लेकिन यह फिल्म का शुरू होना और बंद होना यह समय सूची का हिस्सा है,
कभी कभी सरकारी कार्यक्रमों के हिस्से होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया स्कूल मंगलवार को खुलेगा, तो आप यही बताएंगे कि स्कूल विल ओपन ऑन ट्यूसडे, लेकिन स्कूल ओपन्स ऑन ट्यूसडे क्या होगा? स्कूल ओपन्स ऑन ट्यूसडे। स्कूल ओपन्स ऑन ट्यूसडे, यानी स्कूल क्या होगा? मंगलवार को खुलेगा। तो देखिए ओपन्स मैंने लगाया, क्या लगाया? ओपन्स, यानी ओपन में क्या लगा दिया? एस या एस लगा दिया। और देखिए और फ्यूचर इंडेफिनिट को देख लीजिए, सरकारी कार्यक्रम समय सूची का हिस्सा जब होगा। आप प्रयागराज में यदि रहे होंगे तो आप जरूर देखे होंगे कि वहां जो नए बैच लॉन्च होते हैं तो बड़े बड़े बैनर टांगे जाते हैं, तो लिखा जाता है न्यू बैच स्टार्ट्स। क्या लिखा जाता है? नया बैच मान लीजिए मैंने कह दिया कि 20 मार्च को स्टार्ट होगा, नया बैच 20 मार्च को स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब अभी 20 मार्च आने वाला है। और जब 20 मार्च आने वाला है तो जाहिर सी बात है आपको ऐसा लगेगा कि नया बैच 20 मार्च को स्टार्ट होगा। गागी गे के अर्थ में आप लिख देंगे न्यू बैच विल स्टार्ट ऑन 20 मार्च, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आप कहेंगे न्यू बैच स्टार्ट्स, न्यू बैच स्टार्ट्स at 20th मार्च। तो ध्यान से समझने की बात है, बस आप इतना ध्यान दीजिएगा, न्यू बैच विल स्टार्ट नहीं होगा, न्यू बैच स्टार्ट्स होगा। क्लियर है? इसी तरह से मान लीजिए मैंने कह दिया कि क्रिकेट 9 बजे शुरू होगा, सुबह को 9 बजे शुरू होगा, तो ध्यान दीजिएगा द क्रिकेट मैच, हाँ कहेंगे आप द क्रिकेट मैच स्टार्ट्स कहेंगे, विल स्टार्ट नहीं कहेंगे, एट 9 o'clock। तो ये रही आपका पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस। ये आने वाले समयों में होने वाले कार्यों के बारे में हमने सीखा कि किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। हमने ये सीखा कि आने वाले समयों में होने वाले कार्य सिर्फ विल और शैल से ही नहीं व्यक्त किए जाते हैं। आने वाले समय में होने वाले कार्य आपका गोइंग टू का प्रयोग करके भी होता है, यानी इज एम के साथ गोइंग टू का प्रयोग करके भी आने वाले समय में होने वाले कार्य को बताते हैं। सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करके भी आने वाले समय में होने वाले कार्यों के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्लास। मिलते हैं अगले दिन, और इसी तरह से आप लोग अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।